हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम कुलदीप है और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। इससे प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने लगभग मेजर चंक जो है चैप्टर का वो कंप्लीट कर रखा है, जहां पर हम लोगों ने बहुत अच्छे से डीएनए के बेसिक्स, न्यूक्लिक एसिड के बेसिक्स, इसके अलावा डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो आज अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन कैसे होता है। मान के चलते हैं कि कोई एक जीन है, उससे एमआरएनए बनेगा और फिर उस एमआरएनए से प्रोटीन बनेगी, तो एमआरएनए बनेगा या नहीं बनेगा, इसको कैसे रेगुलेट किया जाए, कब एमआरएनए की ज़रूरत है या नहीं है, या प्रोटीन बनेगी कि नहीं बनेगी, और बनेगी तो कितनी बनेगी, कम बनेगी कि ज़्यादा बनेगी, इन चीज़ों को रेगुलेट करने की प्रोसेस को हम लोग समझेंगे। क्योंकि हम लोगों की बॉडी में किसी भी प्रोटीन की ज़रूरत हर समय नहीं है। मान लिया कि कोई एक एंजाइम है, मान लिया हम लोगों ने प्रोटीन खाया, तो जिस समय प्रोटीन खाया उस समय हम लोगों की बॉडी में पेप्सिन की ज़रूरत है, तो उस समय पेप्सिन बननी चाहिए। जिस समय प्रोटीन नहीं लिया, हम लोग सो रहे हैं बढ़िया अच्छे से, डाइजेशन हो चुका है, हम लोग व्रत हैं, उस समय क्या है, कोई भी पेप्सिन की जरूरत नहीं है, तो उसमें पेप्सिन बनाने लिए जीन को ऑफ रखना होगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेगुलेशन, और जो बनने की प्रोसेस उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन का रेगुलेशन ही हम लोगों को आज पढ़ना है। अब ये एक्सप्रेशन का रेगुलेशन जो है वो दोनों तरह से हो सकता है। यूकैरियोट में अलग तरह से हो सकता है और प्रोकैरियोट में अलग तरह से हो सकता है। क्योंकि यूकैरियोट में एक्सप्रेशन अलग तरह से है तो रेगुलेशन अलग तरह से है, प्रोकैरियोट में एक्सप्रेशन अलग तरह से है तो रेगुलेशन भी अलग तरह से है। यूकैरियोट में एक्सप्रेशन क्या चल रहा था, ध्यान देते हैं। यूकैरियोट में डीएनए से न्यूक्लियस के अंदर एक एमआरएनए बनता था, फिर वो एमआरएनए एक्सपोर्ट होता था न्यूक्लियस से बाहर बाय द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स एनपीसी की मदद से, और बाहर पहुंच करके वो राइबोसोम के कांटेक्ट में आता था, फिर ट्रांसलेशन करता था। अच्छा, एक्सपोर्ट होने से पहले उसके अंदर थोड़ा सा और चेंजेस आते थे, मॉडिफिकेशन। उसके अंदर कैपिंग होती थी, टेलिंग होती थी, इंट्रॉनिक सीक्वेंसेस टूटते थे और टूट करके एक्सोनिक सीक्वेंसेस साथ में जुड़ करके एक मैच्योर एमआरएनए बनाते थे। तो ये मॉडिफिकेशन भी यूकैरियोट में देखने को मिलता था। प्रोकैरियोट में क्या होता था, डीएनए से एमआरएनए बनता था, जैसे ही छोटा सा टुकड़ा एमआरएनए का बनता ही था, वही समय उसके ऊपर राइबोसोम आके जुड़ जाते थे, एमआरएनए बनता रहता था, राइबोसोम भी मूव करते रहते थे, प्रोटीन बनती रहती थी। मतलब ट्रांसक्रिप्शन भी होता रहता था और ट्रांसलेशन भी साथ साथ चलता था, वहां पे को ट्रांसक्रिप्शनल ट्रांसलेशन हो रहा था। लेकिन यहां पर ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, यहां पर ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, इस चीज को हम लोग समझेंगे क्या है। अब इस बात को हम लोग देखते हैं कि यूकैरियोट में ऐसा देखने को कुछ नहीं मिलता है। यूकैरियोट में कोई ट्रांसक्रिप्शनल ट्रांसलेशन जैसी प्रोसेस नहीं होती है। तो देखते हैं कि जैसी प्रोसेस वैसा रेगुलेशन। कैसी प्रोसेस, बोला जा रहा है कि यूकैरियोट में जो रेगुलेशन है वो थोड़ा अलग तरह से है, क्योंकि वहां पर एक्सप्रेशन अलग है। क्या है, एक तो हो सकता है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे। हमने बताया कि ट्रांसक्रिप्शन को शुरुआत कराना है तो बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत कराने के लिए डीएनए के ऊपर कोई एक प्रोमोटर साइट होती है, और उसी प्रोमोटर साइट पे आकर के आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है, और बाइंड करके फिर एक एमआरएनए बनता है। ऐसी कहानी चल रही थी। बाइंड करने के बाद में कोई एक एमआरएनए बनता है, तो यहाँ पर रेगुलेशन होता है। इस आरएनए पॉलीमरेज को इस प्रोमोटर साइट पे बाइंड कराने के लिए बहुत सारे इनिशिएशन फैक्टर्स चाहिए, बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर चाहिए। और अगर उस ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर को ही रेगुलेट करा जाए या कर दिया जाए तो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन हो ही नहीं पाएगा और कहीं से भी डीएनए से एमआरएनए नहीं बन पाएगा। जैसे मान लिया कोई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ठीक है, इतना डीप तो है नहीं आपके क्वेश्चन, मान लिया वो ए है, और अगर हमने उसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया तो वो हो गया इनएक्टिव। अगर हमने उसके ऊपर फॉस्फोराइलेशन कर दिया तो वो क्या हो गया, इनएक्टिव। अब वो जा करके आरएनए पॉलीमरेज को प्रोमोटर पे एलोकेट नहीं कर पाएगा, तो जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगी। तो एक तो हो गया ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे, ठीक है। दूसरी चीज क्या हो रही है, प्रोसेसिंग लेवल, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान देना, प्रोसेसिंग लेवल पे क्या होने वाला है, दूसरी बात क्या आ रही है प्रोसेसिंग लेवल पे, रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग का मतलब क्या है, यहां पर एक प्रोटीन होने वाली है ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन, इस प्रोटीन की खूबसूरती यह होती है कि ये मसल्स में पाई जाती है और अलग अलग मसल्स में अलग अलग आइसोफॉर्म्स में रहती है। ये क्या होता है, मान लिया कि ये प्रोटीन बनाने के लिए ऐसा कुछ टुकड़ा चाहिए। क्या चाहिए, एक एक्सॉन चाहिए, ठीक है, फिर इंट्रॉन है,
फिर एक्सॉन चाहिए, मान लिया E2 है, वो E1 था, फिर इंट्रॉन है, ऐसा इंट्रॉन, ठीक है, ऐसा इंट्रॉन, फिर एक्सॉन चाहिए ऐसे, E3 है, फिर आगे इंट्रॉन, ठीक है। अब यहां पर होता क्या है कि स्प्लाइसिंग के समय पर इंट्रॉन अलग हो जाते हैं और एक्सॉन आपस में जुड़ जाते हैं। मान लेते हैं जुड़ने का जो तरीका है, जो लहजा है, वो है E1, E2, E3, और एक तरीका और हो सकता है E1, E3, E2। ये क्या चल रहा है, यहां पर दो अलग अलग तरह की प्रोटीन बन गई, और ये प्रोटीन आपस में क्या है, ये प्रोटीन आपस में है आइसोफॉर्म। आइसोफॉर्म का मतलब क्या है, एक ही जीन से बनने वाली है प्रोटीन, बस फंक्शनली या बोल सकते हो कि इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग हो गया, लेकिन जीन एक ही था, ट्रांसक्रिप्ट एक ही था। ये क्या हुआ है, ये रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग हुई है। इसके अलावा रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग और हो सकती है कैपिंग के समय, टेलिंग के समय, ठीक है, वहां पर भी रेगुलेशन कराया जा सकता है कि कैप को सही से प्रॉपरली अटैच ना किया जाए। जब कैप प्रॉपरली अटैच नहीं हो पाएगा तो mRNA बाहर जाते ही डिग्रेड हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से कहानी चल रही है। एक और कहानी चल रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। हमको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर जब ट्रांसपोर्ट होता है तो यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स, NPC पाया जाता है। इसी न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स से होकर के mRNA न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाता है। अगर न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स ही प्रॉपरली वर्क ना करे, एंट्री ना होने दे या ज्यादा एंट्री होने दे, दोनों होता है ना, रेगुलेशन में दोनों चीज होता है। जब रेगुलेटर की बात करते हैं, पंखे का रेगुलेटर की बात करेंगे तो पंखे को तेज भी कर सकता है और धीमे भी कर सकता है, यहाँ पर भी दोनों है। तो ये हो सकता है कि यहाँ से mRNA प्रॉपरली बाहर जाने ना दे, या हो सकता है कि mRNA को जिस समय जिस प्रोटीन की mRNA की जरूरत है केवल वही mRNA जा पा रहा है, दूसरा mRNA स्टोर होता चला जा रहा है ना। तो इस तरह से भी रेगुलेशन हमारे सेल्स के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं ट्रांसलेशनल लेवल पे, ट्रांसलेशनल लेवल पे क्या कहानी चल रही है, ट्रांसलेशनल लेवल पे ये होता है कि जब mRNA से प्रोटीन बन रही है जिस समय, ठीक है, तो उसको भी इनिशिएट कराने के लिए बहुत सारे इनिशिएशन फैक्टर होते हैं। चूंकि ये यूकैरियोट है तो यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर्स, ठीक है, ये अटैच करवाने में मदद करते हैं। mRNA को स्कैनिंग होती है, mRNA पे क्या होता है, यूकैरियोट के mRNA पे क्या होता है, कोजैक सीक्वेंस पाए जाते हैं। इस कोजैक सीक्वेंस की स्कैनिंग कराने में मदद करते हैं, mRNA को राइबोसोम पे अटैच कराने में मदद करते हैं, ये सारी प्रोसेसेस कराने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से ट्रांसलेशनल लेवल पे भी देखने को मिल रहा है। बात आती है प्रोकैरियोट पे। अब बात अगर हम लोग प्रोकैरियोट के जीन रेगुलेशन की बात करें तो वहां पर चूंकि ये सब कुछ होता ही नहीं है, यहां पर क्या होता है, थोड़ा सा ट्रांसक्रिप्ट बनता है और वो डायरेक्ट ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व हो जाता है। वहां पर प्रोसेसिंग की जरूरत ही नहीं, वहां पे कैपिंग टेलिंग की जरूरत ही नहीं, वहां पे स्प्लाइसिंग की जरूरत नहीं, क्योंकि इंट्रॉन ही नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है, वहां डायरेक्ट प्रोसेस हो रही है। तो जब कोई प्रोसेस बहुत ही शॉर्ट हो रही है तो उसको बहुत ही शॉर्ट टाइम में ही रिकवर करना होगा। मान लेते हैं आपको किसी इंसान को मारना है, मारने का मतलब ऐसे मारना है बस, ठीक है, जान से नहीं, ठीक है, मार देना है, और वो इंसान यहाँ से लखनऊ से दिल्ली जा रहा है, बहुत दूरी है, ठीक है, लखनऊ से दिल्ली जा रहा है तो दूरी बहुत लंबी है, तो कहीं पर भी रोक के मार सकते हैं कंटाप, ठीक है। लेकिन अगर दूरी बहुत कम है, लखनऊ से लखनऊ के ही अंदर ही कहीं पर जा रहा है, ठीक है, एक लखनऊ में ही एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहा है, तो दूरी बहुत कम है, दूरी बहुत कम है, तो वहां पर आपके पास टाइम भी बहुत कम है। यहाँ पर दूरी बहुत कम होती है यूकैरियोट में, सॉरी प्रोकैरियोट में। जब ड्यूरेशन कम है तो रेगुलेशन भी आपको शार्पली करना पड़ेगा। कहाँ करना पड़ेगा, ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन पे, ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन के समय ही रेगुलेशन करना पड़ेगा। ये रेगुलेशन कैसे कर सकते हैं, ये रेगुलेशन एक्टिवेटर के द्वारा कर सकते हैं। ये रेगुलेशन जो कि एक तरह का पॉजिटिव रेगुलेशन है, ये रिप्रेसर के थ्रू कर सकते हैं जो प्रोसेस को रोक सकता है, या ये ऑपरेटर के थ्रू भी कर सकते हैं जो प्रोसेस को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, ये ऑपरेटर है, ठीक है। बात आती है, एक नोट लिखा हुआ था, जीन एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स रेगुलेटेड बाय मेटाबॉलिक फिजियोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल। एनसीईआरटी की बड़ी खूबसूरत लाइन है, वहां पे लिखा हुआ है कि अलग अलग कंडीशंस भी होती हैं जो जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करती है। जैसे हमने क्या खाया, हमने बैक्टीरिया को क्या दिया गया, अगर बैक्टीरिया को ग्लूकोज दिया गया तो लाइकोपेरॉन शांत है, बैक्टीरिया को लैक्टोज दिया गया
तो लैकोपेरॉन ऑन हो गया। बैक्टीरिया को लैक्टोज और ग्लूकोज दोनों मिला के दे दिया गया तो पता चला कि अभी भी लैकोपेरॉन ऑफ है और वो खाली ग्लूकोज ही यूज कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसका प्रिफर्ड कार्बन सोर्स जो है वो ग्लूकोज है, ठीक है। बैक्टीरिया का प्रिफर्ड कार्बन सोर्स या ई कोलाई का स्पेसिफिकली बोल दिया जाए, ई कोलाई का प्रिफर्ड कार्बन सोर्स ग्लूकोज है, तो वो केवल ग्लूकोज ले रहा है। जब ग्लूकोज खत्म तब लैक्टोज। तो मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है, फिजियोलॉजी पे डिपेंड करता है कि आप लोगों की बॉडी में कब इंसुलिन बननी है। जब इंसुलिन बननी है उस समय जाकर के इंसुलिन वाला जीन एक्सप्रेस हुआ। जब हमने प्रोटीन लिया तो पेप्सिन वाला जीन एक्सप्रेस हुआ। तो इस पे भी डिपेंड करता है। किसी बैक्टीरिया को उठा करके नॉर्मल टेम्परेचर, मान लिया वो 40 डिग्री पे अच्छे से ग्रो करती है, उसको हमने 50 पे रखा, 60 डिग्री पे रख दिया, और हो सकता है वो 60 डिग्री पे भी जीवित रहे, लेकिन उसके अंदर देखा गया कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स बनने लग गए, और उन प्रोटीन्स का नाम हो सकता है हीट शॉक प्रोटीन। हालांकि ये बियॉन्ड द लिमिट है, एनसीईआरटी से बाहर की बातें हैं, तो इतना नहीं, बस याद रखना कि इस तरह से रेगुलेशन होता है, क्योंकि ये लाइन एनसीईआरटी में है यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ तक है तो भाई थोड़ा सा समझाना तो मेरा फर्ज है। चलिए भाई, तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अगला टॉपिक, इसी टॉपिक में लैक ओपेरॉन। ओपेरॉन टर्म जो आया है भाई वो आया है ओपेरा से। आप लोगों ने कभी जीवन में ओपेरा नाम सुना होगा, है ना। ओपेरा मिनी करके एक ब्राउजर था, जैसे गूगल क्रोम है वैसे ओपेरा मिनी है। उसका कहना था वो एक साथ मल्टी फंक्शन दिखा सकता है, इसलिए उसका नाम ओपेरा रखा। ऐसे ओपेरा की जो शुद्ध अंग्रेजी में मीनिंग है वो है आर्केस्ट्रा। हाँ, वही आर्केस्ट्रा, नाचने गाने वाला, जिसपे आप लोग खूब डांस करते हो, वही आर्केस्ट्रा है। आर्केस्ट्रा में आपने कभी ध्यान दिया होगा बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ बजते हैं, और अगर कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट अपनी रिदम डिस्टर्ब कर देता है, मान लिया ढोलक बज रही तो उसने अपनी रिदम को खो दिया, तो आप देखोगे उसके रिदम खो जाने से बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट जो बज रहे थे वो भी फेड हो जाएंगे, उनकी भी रिदम वर्क नहीं करेगी, या उनकी जो भी ट्यून मैच हो रही थी वो ट्यूनिंग मैच नहीं होगी, पूरा डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं आर्केस्ट्रा। आर्केस्ट्रा में होगा क्या कि सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ एक रिदम में, एक ट्यून में ही फंक्शनलाइज होने चाहिए। इसी तरह से हमारी सेल के अंदर भी एक आर्केस्ट्रा बजता रहता है, और उस आर्केस्ट्रा को बोलते हैं ओपेरॉन। वहां पे कई सारे फैक्टर्स साथ में मिल करके एक जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं। चूंकि हम लोग के कोर्स में केवल लैक ओपेरॉन है, ठीक है, लैक ओपेरॉन है, तो हम लोग केवल लैक ओपेरॉन पे कंसंट्रेट करेंगे कि लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान देते हैं। इसके अलावा और भी नाम तो लिखे हुए हैं एनसीईआरटी में। लैक ओपेरॉन के अलावा ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, अरेबिनोज ओपेरॉन, हिस्टिडीन ओपेरॉन, वैलिन ओपेरॉन, लेकिन इन सब के बारे में कुछ भी है नहीं। तो समझते हैं होता क्या है। ध्यान देना है कि हम लोग अगर बात करें यहाँ पर, तो लैक ओपेरॉन के केस में यह इनके पास एक डीएनए का सेगमेंट हो गया ऐसा कुछ, ठीक है, और उस डीएनए के सेगमेंट में कुछ कुछ सीक्वेंस होने वाले हैं। पहला सीक्वेंस हो रहा है प्रोमोटर सीक्वेंस, पहला आ रहा है प्रोमोटर, ठीक है। दूसरा सीक्वेंस आ रहा है, या प्रोमोटर को हम लोग ऐसे कुछ अलग कलर से दिखाई दे रहे हैं, यह है प्रोमोटर। हमको पता होना चाहिए प्रोमोटर क्या होता है। प्रोमोटर वो सीक्वेंस रहने वाला है जहां पर आकर के आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है, बाइंड करके डाउन स्ट्रीम मूव करता है, और मूव करके स्ट्रक्चरल जीन को ट्रांसक्राइब करा के एमआरएनए बनाता है। इसके पास ये है नॉर्मल स्ट्रक्चर, मैं बात कर रहा हूँ, ये सब क्या है, नॉर्मल स्ट्रक्चर। अब क्या होता है, इसके पास कुछ स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, और उन स्ट्रक्चरल जीन का नाम है जिया, ZY कोई जिया नाम की लड़की है, जिया, ठीक है, ये कहानी चल रही है, जिया ऐसे ही बहुत थोड़ा सा गैप रहता है। एचडीएस सीक्वेंस को फर्दर रीड करना होता है, फिर से स्टार्ट करना होता है, तो थोड़ा सा गैप रहता है, ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं रखना है कुछ भी कॉन्सेप्ट को, जिया, ठीक है। इनसे क्या होता है, इससे एमआरएनए बनता है, इनसे क्या बनता है, एक एमआरएनए बनता है ऐसे, और उस एमआरएनए से 3 तरह की प्रोटीन बनती हैं। कौन कौन सी 3 प्रोटीन बनती हैं, एमआरएनए को फर्दर ट्रांसलेट किया जाता है तो उससे 3 तरह की प्रोटीन बनती है। कौन कौन सी 3 प्रोटीन बनने वाली हैं, पहली प्रोटीन का नाम है आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा
गैलेक्टोसाइडेज। दूसरी प्रोटीन आने वाली है आपकी परमिएज, दूसरी प्रोटीन है आपकी परमिएज, और तीसरी है ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, ये तो हो गया स्ट्रक्चरल जीन की कहानी। ये क्या हो गए सारे, ये सारे के सारे तीनों हो गए स्ट्रक्चरल जीन। बहुत आराम से सुनिएगा, डबल स्पीड पे सुन लीजिएगा, और समझ में आ रहा है तो जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, जरूर शेयर करिएगा अपने कलीग से, नीट के स्टूडेंट्स के, क्लास 12th के स्टूडेंट्स से, 11th के स्टूडेंट्स को, और टीजीटी पीजीटी आईटी ग्रेड की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको, उन सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है और बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए देखते हैं। तो नॉर्मल क्या होगा, इसी प्रोमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा और इधर भागेगा, एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए बनेगा, और एमआरएनए बन करके एक प्रोटीन बनेगी, इसको बोल सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन होगा। यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। अब होता क्या है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर प्रोमोटर के साइड में एक और एलिमेंट पाया जाता है जिसका नाम होता है ऑपरेटर। और राज की बात यह है कि यह ऑपरेटर जो है वो प्रोमोटर से ओवरलैप्ड रहता है। क्या नाम है इसका, ऑपरेटर। ऑपरेटर प्रोमोटर से ओवरलैप्ड रहता है। ओवरलैप्ड का मतलब अगर कोई चीज ऑपरेटर पे आके बंध गई है तो उसमें प्रोमोटर का एरिया या प्रोमोटर के सीक्वेंस हाइड कर जाएंगे ऑपरेटर से, और अगर ऑपरेटर प्रोमोटर पे कोई चीज बांधी हुई है तो ऑपरेटर हाइड कर जाएंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, मान लेते मेरा नाम कुलदीप है, ठीक है, कुलदीप मान क्या लेना है ये, और एक लड़की है जिसका नाम है दीपिका, दोनों का नाम मिला करके रख दिया कुलदीपिका। तो अगर एक समय में दीपिका नाम ले रहे होगे तो उस समय कुलदीप का नाम हाइड हो गया, और अगर कुलदीप बोलोगे तो दीपिका की आइडेंटिटी हाइड हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं दोनों एक दूसरे को हाइड कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करे हुए हैं। चलिए भाई, इसके अलावा और हम लोग देखेंगे बात को कि यहाँ पर एक सेपरेट और जीन रहने वाला है। यहाँ पर एक सेपरेट जीन रहता है, ये वो अलग है। ठीक है, उसके बाद अपना खुद का अलग से, खुद का एक अलग से प्रोमोटर है, प्रोमोटर है ऐसे, और खुद का अपना जीन है आई जीन, लैक आई, और यह प्रोटीन बनाता है जिसका नाम है रिप्रेसर प्रोटीन। ऐसे मान के चलते हैं हम लोग, ये क्या है, रिप्रेसर प्रोटीन। ये एक बढ़िया सुंदर सी प्रोटीन बनाने वाला है और इसका नाम है आपका क्या, रिप्रेसर प्रोटीन, ऐसे कुछ। ठीक है, ये रिप्रेसर प्रोटीन हो गई। कौन सी प्रोटीन हो गई, रिप्रेसर प्रोटीन। इसका खुद का अपना अलग प्रोमोटर है, अपना खुद का अलग आरएनए पॉलीमरेज है, सबका सब अलग अलग है। ठीक है, ये हो गई नॉर्मल। अब हम लोग समझते हैं कि जिस समय सेल के अंदर, यहां पर एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अगर सेल के अंदर मान के चलते हैं कि लैक्टोज नहीं है, मान लिया लैक्टोज एब्सेंट है, लैक्टोज एब्सेंट है, तो होता क्या है कि ये जीन जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूटिव होता है। कॉन्स्टिट्यूटिव होता है, इस जीन की खासियत यह है कि ये कैसा है, कॉन्स्टिट्यूटिव है। हर समय, कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब है हर समय एक्टिव रहता है, ये हर समय रिप्रेसर बनाता ही रहता है, हर समय रिप्रेसर बनता रहता है इसके अंदर। तो दैट इज, यहाँ पर रिप्रेसर हर समय रहेगा। और रिप्रेसर की खासियत यह है कि वो जा करके बाइंड कर जाता है ऑपरेटर से। कहाँ पे बाइंड करेगा, ऑपरेटर से। मान लिया ये ऑपरेटर है, इसी पे जा करके ये बाइंड कर दिया। भाई अगर ऑपरेटर पे ये रिप्रेसर बाइंड कर दिया तो अब हमको ये बताओ, क्या प्रोमोटर की साइट खाली रह गई, नहीं। अगर प्रोमोटर की साइट खाली नहीं है तो अब यहाँ पर कोई भी आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड नहीं कर सकता। यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड करे, क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि भैया प्रोमोटर की जगह जो है, थोड़ी जगह जो थी वो ऑपरेटर से मिली हुई थी, तो ऑपरेटर पे आकर के बैठ चुका है रिप्रेसर प्रोटीन। तो प्रोमोटर हम बोल सकते हैं कि प्रोमोटर अब काम नहीं कर रहा है, प्रोमोटर अब काम नहीं कर सकता है। तो ये प्रोसेस यहीं पर रुकी रहती है। तो काम कराने के लिए क्या किया जाए भाई, काम कराने के लिए क्या किया जाए, काम कराने के लिए ये जो रिप्रेसर है उसको हटा दिया जाए।
और रिप्रेसर अगर हट जाएगा तो वहां पर आकर के आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा और प्रोसेस आगे की ओर चली जाएगी। बोलो, प्रोसेस आगे की ओर चली जाएगी। बोलो, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? हम लोग बोल सकते हैं कि जब ऑपरेटर रिप्रेसर प्रोटीन से जुड़ा है तो उस समय हम लोग बोल सकते हैं प्रोमोटर जो है, प्रोमोटर वो काम नहीं कर सकता है, प्रोमोटर ब्लॉक है। लेकिन जब रिप्रेसर ऑपरेटर जो है वो रिप्रेसर के साथ जुड़ा नहीं है, ये प्रोसेस ना हो, उस समय प्रोमोटर हम लोग बोल सकते हैं प्रोमोटर फ्री होगा। प्रोमोटर कैसा होगा? फ्री होगा। और फ्री होगा तो क्या होगा? हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन होगा और प्रोसेस हम लोग बोल सकते हैं कि ये प्रोसेस चल रही है। मुद्दा यह आया कि किस कंडीशन में इसको हटाया जा सकता है। तो किस कंडीशन में इसको हटाया जा सकता है, उस बात को अगर हम लोग देखें तो उस बात को जरा ध्यान देते हैं हम लोग। ठीक है, उस बात को अगर हम लोग देखें कि किस कंडीशन में इसको हटाया जा सकता है, तो इसके लिए होता है एक प्रोटीन, सॉरी लैक्टोज। किस कंडीशन में? लैक्टोज को लाया जाएगा। क्या लाने वाले हैं? लैक्टोज। लैक्टोज जब पाया जाएगा, लैक्टोज जब प्रेजेंट है, जिस समय लैक्टोज प्रेजेंट है उस समय क्या होगा? लैक्टोज आएगा और लैक्टोज आके पहले तो चेंज होगा एलोलैक्टोज में। किसमें? एलोलैक्टोज में। और एलोलैक्टोज जाकर के क्या करेगा? रिमूव कर देगा, रिमूव या बाइंड करेगा। पहले क्या करने वाला है? पहले तो बाइंड करेगा। बाइंड करेगा किससे? बाइंड विद रिप्रेसर। रिप्रेसर से बाइंड करेगा। ठीक है, फील करते रहिए। और रिमूव इट, इसको रिमूव कर देगा। ठीक है, और जैसे ये रिमूव करेगा कहानी वही हो जाएगी, प्रोमोटर फ्री हो जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन होने लगेगा। ये कहानी चलती है। यहाँ पर अगर हम लोग बोले तो ये प्रोसेस जो इनिशिएट इंड्यूस कराने वाला जो था वो एलोलैक्टोज था। तो अगर रियल में इंड्यूसिबल एजेंट की बात करते हैं तो एलोलैक्टोज है, और अगर एलोलैक्टोज ऑप्शन में नहीं है, खाली लैक्टोज है, तो लैक्टोज भी इंड्यूसिबल एजेंट है। ये ओपेरॉन कैसा हो गया? ये इंड्यूसिबल ओपेरॉन हो गया। ये जीन एक्सप्रेशन कैसा है? इंड्यूसिबल है। यहाँ पर हर समय लयकाई एक्सप्रेस होता रहता है जो लगातार प्रोसेस को रोके रहता है। रोके रहने का मतलब होता है निगेटिव रेगुलेशन। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं क्या, एक तरह का निगेटिव ओपेरॉन रेगुलेशन है, या एक तरह का निगेटिव रेगुलेशन है, निगेटिव एक्सप्रेशन ऑफ जीन बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये कहानी चल रही है। मुद्दा यह है कि इन एंजाइम्स का सर क्या काम था। ठीक है, तो इन एंजाइम्स के अगर हम लोग काम की बात करें, इन एंजाइम्स के अगर हम लोग काम की बात करते हैं तो ये एंजाइम क्या कर रहा है? बीटा गैलेक्टोसाइड क्या कर रहा है? बीटा गैलेक्टोसाइडेस क्या कर रहा है? जो आप लोग लैक्टोज ले रहे हो उस लैक्टोज को छोड़ दे रहा है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ये कहानी तो ये कर रहा है। परमिएज क्या कर रहा है? परमिएज क्या करता है? परमिट करता है। क्या करता है? परमिट द एंट्री ऑफ क्या? लैक्टोज इनटू द सेल। सेल के अंदर लैक्टोज की एंट्री को परमिट करता है कि सेल के अंदर लैक्टोज आप आइए, ये परमिट करता है। तीसरा आता है ट्रांस एसिटाइलेस। ये क्या करता है भाई? जिस समय लैक्टोज इकोलाई के अंदर पहुंच रही होती है उसी परमिट का फायदा उठा करके कुछ हम लोग बोल सकते हैं कि गैलेक्टोसाइड्स भी सेल्स के अंदर आ जाते हैं। कुछ टॉक्सिक गैलेक्टोसाइड्स भी सेल के अंदर एंट्री कर जाते हैं। इन टॉक्सिक गैलेक्टोसाइड्स के कारण सेल्स की डेथ भी हो सकती है। तो इन टॉक्सिक गैलेक्टोसाइड्स को मारना है। ठीक है, इन टॉक्सिक गैलेक्टोसाइड को मारना नहीं बोलना चाहिए, डिनेचर करना है। तो इसके लिए क्या करना होता है? इन टॉक्सिक गैलेक्टोसाइड पे एसिटाइल ग्रुप लगा दिया जाता है। क्या लगाया जाता है भाई? एसिटाइल ग्रुप लगाया जाता है। एसिटाइल ग्रुप। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर? एसिटाइल ग्रुप। ये एसिटाइल ग्रुप लगाने वाला काम कौन कर रहा है? ये लगाने का काम कर रहा है कौन? ट्रांस एसिटाइलेस, जिसके कारण ये गैलेक्टोसाइड जो होते हैं अब नॉन टॉक्सिक हो जाते हैं, सेल को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ये कहानी चल रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आ रहा है सर, क्वेश्चन बनने वाला है, बात यहाँ पे बनने वाली है इससे। ये क्वेश्चन बनने वाला है कि गुरुजी ये बताइए कि जो परमिएज है वो परमिट करता है लैक्टोज को सेल के अंदर आने के लिए।
तो लैक्टोज जब सेल के अंदर आएगी तभी तो वो एलोलैक्टोज में चेंज होगी, और जब वो एलोलैक्टोज में चेंज होगी तभी वो रिप्रेसर को हटा पाएगी। ध्यान से सोचो, जब वो एलोलैक्टोज में चेंज होगी तो वो रिप्रेसर को हटा देगी। तो और जब वो रिप्रेसर को हटा देगी तब जाकर के परमिएज बनेगा। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हमने क्या बोला, ध्यान दो भाई, हमने बोला कि जब परमिएज होगा, जब परमिएज होगा तो वो ग्लूकोज लैक्टोज की एंट्री अंदर करेगी, और जब लैक्टोज होगा तो वो एलोलैक्टोज में चेंज होगा। लैक्टोज अंदर पहुंचेगा, एलोलैक्टोज में चेंज होगा, वो रिप्रेसर को हटाएगा, रिप्रेसर को रिमूव करेगा, और जब रिप्रेसर रिमूव होगा, रिप्रेसर जैसे ही रिमूव होगा हम लोग बोलेंगे कि लैक ओपेरॉन जो है वो एक्टिव हो जाएगा, वो लैक ओपेरॉन जो है वो ऑन हो जाएगा, और ऑन होने से परमिएज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज और ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम बनेंगे। ये कहानी चल रही है। क्वेश्चन ये हो रहा है कि जब लैक ओपेरॉन ऑन होगा सर तभी तो परमिएज बनेगा, तो ये पहले वाला परमिएज कहां से आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई एनसीईआरटी में, ध्यान देना है। ये पहले से परमिएज कहां से आया? पहले से भी तो है परमिएज, अभी तो लैक्टोज अंदर आया। ऑन करने के लिए भी हमको परमिएज चाहिए, और ऑन करके परमिएज बनेगा। ये कौन सी बात हुई? तो पता चला कि यहां पर जो लैक ओपेरॉन होता है, उस लैक ओपेरॉन का होता है क्या? लीकी एक्सप्रेशन। ये एक तरह का लीकी एक्सप्रेशन शो करता है। ये एक तरह का क्या शो करता है? लीकी एक्सप्रेशन। मतलब बहुत थोड़ी मात्रा में लैक ओपेरॉन के केस में एक्सप्रेशन चलता रहता है, मतलब बहुत थोड़ी मात्रा में परमिएज हर समय, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ट्रांस एसिटाइलेज, ये हर समय बनता रहता है, लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में। ये मात्रा जो अमाउंट है वो सिग्निफिकेंट नहीं है कि एक लैक्टोज को डाइजेस्ट करके एनर्जी ले सके, लेकिन ये सिग्निफिकेंट है लैक्टोज को सेल के अंदर परमेबिलिटी दे सके या परमिट दे सके। बोलिए, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो यहां पर एक बात और पता चली कि देयर इज अ लीकी एक्सप्रेशन ऑफ लैक ओपेरॉन विच इज रिस्पॉन्सिबल टू परमिट द लैक्टोज इनसाइड द सेल। बड़ी बढ़िया बात हो गई। अब चलिए जरा बातों को समझते हैं, हम लोग सुनते हैं भाई क्या लिखा हुआ है। बोला जा रहा है कि लैक ओपेरॉन जो है वो एक तरह का पॉलीसिस्ट्रॉनिक, लैक ओपेरॉन का एक तरह का पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब हमने अभी देखा ZYA, 3 तरह के जीन देखने को मिल रहे थे। यहाँ पे एक साथ 3 तरह की प्रोटीन बन रही थी, तो ZYA पॉलीसिस्ट्रॉनिक, रेगुलेटेड बाय ए कॉमन प्रोमोटर, एक ही प्रोमोटर था, और रेगुलेटरी जीन्स, एक कुछ स्पेसिफिक रेगुलेटरी से ऑपरेटर था, वो भी रेगुलेटरी में आ गया ना। तो रेगुलेटरी जीन्स थे जो कॉमन थे, जो सबके लिए एक ही थे। ZYA तीनों के लिए एक ही प्रोमोटर, एक ही रेगुलेटर मिल करके जब रेगुलेट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन, इस तरह के कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। बोला जा रहा है लैक ओपेरॉन जो है वो साइंटिस्ट जेकब और मोनार्ड ने बतलाया। लैक ओपेरॉन वर्क्स इन द एब्सेंस ऑफ प्रिफर्ड कार्बन सोर्स। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लैक ओपेरॉन हमेशा प्रिफर्ड कार्बन सोर्स की एब्सेंस में ही काम करता है। प्रिफर्ड कार्बन सोर्स हमने बताया क्या है? ग्लूकोज है। जब ग्लूकोज नहीं होगा तभी लैक ओपेरॉन काम करेगा। अगर ग्लूकोज है और लैक्टोज भी है तब भी लैक ओपेरॉन काम नहीं करेगा, या लैक्टोज जो है वो हो केवल और ग्लूकोज ना हो तभी लैक ओपेरॉन काम कर सकता है। दैट इज ग्लूकोज एंड इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। देखते हैं जरा एनसीईआरटी में क्या फोटो दी गई है, जल्दी से, बस 2 मिनट में समझ में आ जाएगी बात। देख लेते हैं। ये ऑपरेटर हो गया, ये प्रोमोटर हो गया, ये प्रोमोटर लैक आई का हो गया, जिससे क्या बन रहा है? लैक आई के प्रोमोटर से क्या बन रहा है? लैक आई के प्रोमोटर से बन रहा है एक रिप्रेसर एमआरएनए, उससे रिप्रेसर प्रोटीन बन रही है। ठीक है, ये रिप्रेसर प्रोटीन जा करके बाइंड कर जा रही है किससे? ऑपरेटर से। ऑपरेटर से बाइंड कर जाने के कारण प्रोमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज एलोकेट नहीं हो सकता है, आरएनए पॉलीमरेज का रिक्रूटमेंट हो नहीं सकता वहां पे, और इस तरह के जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। लिखा हुआ है रिप्रेसर बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन एंड प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन। ठीक है, समझा दिया गया। हो क्या रहा है पहले केस में कि हाँ, अब मान लिया ये कब हो रहा है? जब इंड्यूसर एब्सेंट है। इंड्यूसर कौन है? इंड्यूसर है आपका लैक्टोज।
अगर प्राइमरी इंड्यूसर में एलोलैक्टोज भी ऑप्शन में है तो ऑप्शन जो है आपका सही होगा एलोलैक्टोज। ठीक है, एलोलैक्टोज सही होगा। दोनों में केवल एलोलैक्टोज ही दिया गया तब भी एलोलैक्टोज सही है, दोनों दिए गए तब भी एलोलैक्टोज सही है, और एलोलैक्टोज दिया नहीं गया खाली लैक्टोज है तब लैक्टोज सही है। ठीक है, चलिए समझते हैं बात को। बोला जा रहा है कि ये एक ओपेरॉन दिया गया है, जब लैक्टोज आ गया तो लैक्टोज आ गया तो इंड्यूसर है ये आपका लैक्टोज। ठीक है, और ये लैक्टोज चेंज हो गया एलोलैक्टोज में, और इसने क्या कर दिया है, रिप्रेसर को इनएक्टिव कर दिया। रिप्रेसर महोदय जो हो गए वो इनएक्टिव हो गए। ओपेरॉन जो ऑपरेटर रीजन था वो खाली हो गया। यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज सुंदर सा जो था वो आकर के बाइंड करेगा, और बाइंड करके बढ़िया अच्छा सा एक एमआरएनए बना देगा। ठीक है, इस एमआरएनए से ये सारे एंजाइम्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी समझाया जा चुका है। चलिए अब हम लोग एक चीज, कुछ लाइन, इंपॉर्टेंट लाइन है जो समझ में नहीं आती एनसीईआरटी में, और उसको पढ़ के भी देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, और जो पढ़ना है वो हाईलाइट करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लैक्टोज जो है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लैक्टोज को रेगुलेटर इंड्यूसर के नाम से जान रहे हैं। क्या नाम से जान रहे हैं, इंड्यूसर के नाम से जान रहे हैं, जो ओपेरॉन को स्विच ऑन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगली लाइन पढ़ते हैं येलो से जो दिखे, इन द एब्सेंस ऑफ प्रिफर्ड कार्बन सोर्स सच एज ग्लूकोज, if lactose is provided in the growth medium of the bacterium, the lactose is transported into the cell through the action of permease। पहले बताया मैंने, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि परमियस पहले से ही था। इसका मतलब यह है कि रिमेंबर अ वेरी लो लेवल, भाई लो लेवल का ही हम लोगों ने नाम दिया था लीकी लेवल। ठीक है, लीकी एक्सप्रेशन ऑफ लैक ओपेरॉन हैज टू बी प्रेजेंट। हैज टू बी प्रेजेंट बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ड लिखी हुई है, हैज टू बी प्रेजेंट, होना पड़ेगा, जरूरत है उसकी, होता नहीं है, होना पड़ेगा, मजबूरी है। ठीक है, बोलते हैं ना खाना खा लो, नहीं, खाना खाना पड़ेगा। ठीक है, तो करना ही पड़ेगा। प्रेजेंट इन द सेल ऑल द टाइम, हर समय होता रहता है। लेकिन लीकी एक्सप्रेशन, अच्छा एक बात ध्यान देना, लैक आई का एक्सप्रेशन क्या होता है, वो हर समय होता रहता है और वो फुल फ्लेज में चलता है। उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन। यहाँ पर कैसा एक्सप्रेशन है, लीकी एक्सप्रेशन। Otherwise, lactose cannot be enter into the cell. The lactose then induces the operon in the following manner. लिखा हुआ the repressor of the operon is synthesized all the time. इसको हम लोग बोलते हैं constitutive active है। ठीक, और कुछ लिखा हुआ can you think how long the lac operon would be expressed? कितनी देर तक lac operon एक्सप्रेस होगा, है ना, अगर इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। भैया लैक्टोज की प्रेजेंस में लैक ओपेरॉन कितनी देर एक्सप्रेस होगा, भैया जितनी देर लैक्टोज रहेगा उतनी देर लैक ओपेरॉन एक्सप्रेस करेगा। जैसे लैक्टोज खत्म होगा, रिप्रेसर आकर के फर्दर ऑपरेटर से बाइंड करेगा, प्रोसेस को रोक देगा। इस तरह से जीन रेगुलेशन हो रहा है। एक बात और लिखी हुई, रेगुलेशन ऑफ द लैक ओपेरॉन बाय रिप्रेसर इज रिफर्ड एज नेगेटिव, है ना, ये निगेटिव रेगुलेशन है, निगेटिव रेगुलेशन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो लैक ओपेरॉन का रेगुलेशन है वो हमेशा नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव नहीं होता, पॉजिटिव भी होता है। बोला जा रहा है पॉजिटिव भी होता है। लैक ओपेरॉन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन एज वेल, लेकिन ये आपकी पहुंच के बहुत बाहर है, स्कोप ऑफ डिस्कशन के बाहर है। लेकिन अब जरा समझ लेते हैं कि थोड़ा सा बहुत ही शॉर्ट में समझ लेते हैं पॉजिटिव रेगुलेशन कैसे होता है। ठीक है, क्योंकि रेगुलेटर बोला जा रहा होता क्या है कि जब ग्लूकोज खत्म होने लगता है, ग्लूकोज नहीं होता है, ग्लूकोज लो होता रहता है। मान लिया ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों दिया था, लैक्टोज दोनों दिया था, तो ग्लूकोज खत्म हो गया। ठीक है, ग्लूकोज कम होता चला जा रहा है, लैक्टोज वही था जितना था, 100 मोल लैक्टोज था और 100 ग्लूकोज था, लेकिन ग्लूकोज कम होने लगा। तो जैसे जैसे ग्लूकोज कम होने लगता है, होता क्या है कि जो एटीपी है वो चेंज होने लगती है एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम की प्रेजेंस में, साइक्लिक एएमपी में। ठीक, और साइक्लिक एएमपी जा करके बाइंड करती है, साइक्लिक एएमपी, यही साइक्लिक एएमपी बाइंड करती है एएमपी। ठीक है, बाइंड करती है कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन से, कैप से, और यहां पर कैप जो हो जाता है वो तुरंत ही हो जाता है एक्टिव। कैप, मान लिया इसी कैप के ऊपर कौन आके बैठ गया, इसी कैप के ऊपर आकर के बैठ गया है ये कौन, साइक्लिक एएमपी, ये साइक्लिक एएमपी। ठीक है, तो हमने बोला कैप क्या हो गया, एक्टिव हो गया। यहां पे कैप कैसा था, इनएक्टिव था, और कैप ही जो है वो एक्टिवेटर का काम करता है। कैप क्या है, एक्टिवेटर की तरह काम करता है। समझ लेते हैं क्या होता है। मान लिया ये लैक ओपेरॉन है, बस 1 मिनट में। ठीक है,
ये प्रोमोटर है, ये प्रोमोटर जैसे ही आकर के इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से जुड़ता है, ये प्रोमोटर पे जैसे ही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जुड़ता है, इस प्रोमोटर को थोड़ा सा ऐसे मान लिया बेंड करा दिया। इस बेंडिंग से अब क्या होगा कि अब यहां पर आरएनए पॉलीमरेज और ज्यादा टाइटली बाइंड हो सकता है, और ज्यादा एडिक्वेटली बाइंड हो सकता है, और अच्छे से बाइंड होगा। जब और अच्छे से बाइंड होगा तो और ज्यादा एमआरएनए सिंथेसाइज होगा और जल्दी रेट ऑफ सिंथेसिस होगी और फास्ट हो जाएगी। जब रेट ऑफ सिंथेसिस फास्ट हो जाएगी तो हम लोग बोल सकते हैं इस रेट ऑफ सिंथेसिस को फास्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? कैप, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन। लेकिन वो हर समय इनएक्टिव रहती है। उसको एक्टिव कौन करेगा? देखो रेगुलेशन कितना प्यारा चल रहा है। उसको एक्टिव कौन करेगा? साइक्लिक एमपी। और साइक्लिक एमपी कब बनेगा? जब ग्लूकोज लो होगा। तो जब ग्लूकोज लो होगा तभी तो चाहिए ही था इसको एक्टिवेट करने का। ठीक है, इस तरह से पॉजिटिव रेगुलेशन चलता है। इससे ऊपर भी बहुत सारी चीजें हैं, वो बियॉन्ड द लिमिट बहुत ज्यादा हो जाएगा। उसको अगर पढ़ना है तो आप हमारे CSIR नेट JRF का एक अलग मेरा सेपरेट चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हम कमेंट बॉक्स में भी दे देंगे। वहां पर खूब अच्छे से जेनेटिक्स और बायोकेमिस्ट्री खूब अच्छे से पढ़ाई गई है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला भी सेक्शन स्टार्ट है, वो भी चल रहा है बहुत अच्छे से। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। बोला जा रहा है इन द लैक ओपेरॉन ऑफ ई कोलाई द जेड कोड्स फॉर। जेड क्या करता है? जिया, जेड बीटा गैलेक्टोसाइडेस। ठीक है, परमियस कौन बनाता था? परमियस कौन बनाता था? बाई। ठीक है, रिप्रेसर कौन बना रहा था? आई। ट्रांसएसिटाइलेज कौन बना रहा था? ए, है ना, ये कौन बना रहा था? जेड। तो ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज द ट्रू इंड्यूसर इन द लैकोपेरॉन। लैकोपेरॉन में ट्रू इंड्यूसर कौन है? अब देखो, लैक्टोज भी है रेस में और एलोलैक्टोज भी है, तो कौन बनाता है? एलोलैक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज तो है ही नहीं, ग्लूकोज होगा तो लैकोपेरॉन काफी नहीं करेगा, और गैलेक्टोज तो लैक्टोज के टूटने से बनता है। द लैकोपेरॉन इज अंडर ओनली पॉजिटिव कंट्रोल, ओनली निगेटिव कंट्रोल, बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव कंट्रोल, नो कंट्रोल। भैया ये लास्ट लाइन पे लिखा हुआ है बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव कंट्रोल, दोनों काम होता है। ठीक है, मैंने बताया पॉजिटिव कौन करता है? कैप, और निगेटिव कौन करता है? रिप्रेसर प्रोटीन। पांचवा है लैक आई जीन ऑफ द लैकोपेरॉन इज म्यूटेटेड एंड प्रोड्यूसेस अ नॉन फंक्शनल रिप्रेसर, व्हाट हैपेंड। मान लिया लैक आई पे ही म्यूटेशन हो जाए जिसके कारण वो नॉन फंक्शनल हो जाए, या उससे बनने वाली प्रोटीन नॉन फंक्शनल हो जाए, वो अपना काम ही ना करे, वो जाके ऑपरेटर पे बाइंड ही ना करे। तो भाई जब ऑपरेटर पे बाइंड नहीं करेगा तो प्रोमोटर पूरी तरह से खाली लगातार प्रोमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता चला जाएगा और प्रोटीन बनती रहेगी। तो बोल सकते हैं ओपेरॉन इज परमानेंटली ऑफ नहीं, ओपेरॉन इज परमानेंटली ऑन, यस, कोई इफेक्ट नहीं, ओनली लैकेज नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जब होगा तो सब पे होगा। विच कंडीशन विल मोस्ट स्ट्रांगली इंड्यूसेस द लैकोपेरॉन। लैकोपेरॉन को ऑन सबसे ज्यादा कौन ऑन करता है? तो है हाई ग्लूकोज, नो लैक्टोज, नहीं लैकोपेरॉन करना तो लैक्टोज खूब चारा चाहिए। हाई लैक्टोज, नो ग्लूकोज, ये लग रहा है, इस पे उम्मीद है, ये तो नहीं है। हाई ग्लूकोज तो नहीं है। नो ग्लूकोज, नो लैक्टोज, जब कुछ है ही नहीं तो भाई मर जाओ जब कुछ है ही नहीं तो अब तो डेथ होनी है ना, ग्लूकोज है ना लैक्टोज है। तो यहाँ पे क्या होगा? लो ग्लूकोज, और ये वाला आंसर सही हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।